जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट कल जो है हमने टेपर रिलीफ तक बात की थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि टेपर रिलीफ जो है वो आपको एट द टाइम ऑफ डेथ रिसीव होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि एक इंसान एक ट्रांसफ़र के कितने टाइम बाद उसकी डेथ हो गई है। तो उसमें ये देखा जाएगा कि अगर एक इंसान की एक ट्रांसफ़र के विद इन 3 इयर्स डेथ हो जाती है तो उसको कोई भी टेपर रिलीफ नहीं मिलेगा। टेपर रिलीफ बेसिकली एक रिलीफ होता है जो आपको आपका जो डेथ के टाइम पे आईएचटी पे होता है उससे आपको एग्जेम्प्ट उससे आपको थोड़े बहुत कंसेशन मिल जाती है। अगर एक इंसान ये हमने इसमें टेबल देखा था कि अगर एक इंसान जो है वो 3 यानी 3 साल उसको हो गए हैं और फोर्थ ईयर उसका कंप्लीट नहीं हुआ, यानी तीसरे और चौथे साल के दरमियान में अगर उसकी डेथ होती है तो उसको 20% रिलीफ मिल जाएगा। इसी तरह फोर्थ और फिफ्थ में 40%, देन 60 एंड देन 80, एंड अगर आफ्टर 7 इयर्स है तो फिर वो 100% कंसिडर कर दिया जाता है। यानी उसमें हम ये कहते हैं कि इस पर एट द टाइम ऑफ डेथ कोई भी आईएचटी पेएबल नहीं होगा। याद रखिएगा कि आपका, अच्छा ठीक है। चलें अब इसकी इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया था कि क्वेश्चन में वो आपको लाइफ टाइम ट्रांसफर्स भी देगा, आपको डेथ के टाइम के भी ट्रांसफर्स देगा। तो उसको आपने सॉल्व कैसे करना है, जैसे पहले हम लाइफ टाइम ट्रांसफर्स का वो प्रोफॉर्मा बनाते हुए आए हैं। आपने पहले वो अलग से लाइफ टाइम ट्रांसफर्स का प्रोफॉर्मा बनाना है, फिर नीचे एक हेडिंग देनी है डेथ की, और फिर डेथ के अलग प्रोफॉर्माज आपने बनाने हैं। अब इसमें देखें, कहता है फ्रेड हैड मेड द फॉलोइंग लाइफ टाइम ट्रांसफर्स 31 जुलाई 2015 80,000 टू हिज सन। तो आपने क्या करना होगा, आपने एक कॉलम बनाना होगा और उस पर लिखना होगा पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर, और उसमें आपने लिखना होगा 80,000। ठीक है, 80,000 में से आपने 6,000 की 1 बाय 1 एनुअल एग्जामेशन माइनस करनी है, और फिर ये आपका आ जाएगा 74,000। ठीक है, बस यहाँ तक 74,000 तक आपने करके इसको छोड़ देना होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर्स का मतलब है कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ये ट्रांसफर आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने एक और कॉलम बनाना होगा और उसके बाद आपने लिखना होगा यहाँ पर अगेन पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर, और वहां लिखना होगा 110। ठीक है, फिर अगेन 6,000 आपने इसमें से माइनस कर दिया, और उसके बाद जो है ये आ जाएगा 104,000। और क्योंकि ये अगेन पोटेंशियली एग्जाम्प्ट है तो आपने इसको यहीं पर ड्रॉप कर देना है। फिर इसके बाद तीसरा भी आपने इसी तरीके से कैरी ऑन करना होगा। तो ये तो हमने बात कर दी पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर्स की ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ठीक है, तो आपने पहला जो है वो कॉलम इस तरीके से बनाने होंगे। अगर आप यहाँ पर देखें, ये देखें, यहाँ पर उसने 3 कॉलम्स बनाए हैं। ठीक है, पहले 80,000 पहले कॉलम में आपने इसी तरीके से एक्सेल के कॉलम्स बनाने होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद तीनों दोनों एग्जाम्पशंस माइनस की, चार्जेबल अमाउंट आ गई। ठीक है, बाकी बेशक ये चीज़ें आप ये वाली सारी मेंशन ना भी करें तो कोई इतने मसले की नहीं, अब बात नहीं है, आप डायरेक्ट बस चार्जेबल अमाउंट इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा पोटेंशियली एग्जाम्प्ट एंड तीसरा पोटेंशियली एग्जाम्प्ट। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ट्रांसफर हो जाएगा। यहां तक आपका आधा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हम अभी तक क्वेश्चन करते हुए आए हैं। अब आप जरा वापस क्वेश्चन पे आए तो वो कहता है ही डाइड ऑन 31 दिसंबर 2024। उसकी डेथ हो गई है 31 दिसंबर 2024 को। ठीक है, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ रहा है कि जब फ्रेड की डेथ हो जाएगी तो उसके डेथ के टाइम पर उसको, सॉरी, उसके डेथ के टाइम पर कितना आईएचटी जो है वो अराइज होगा। अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, जैसे आपने यहाँ पर ये हेडिंग दी है आईएचटी पेएबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम, या आपने हेडिंग दी होगी लाइफ टाइम ट्रांसफर्स की। आप एक नई हेडिंग बनाओगे और वहां पर हेडिंग दे दोगे आईएचटी पेएबल ऑन डेथ, या आप दे दोगे डेथ ट्रांसफर्स। ठीक है, आपने इसी तरीके से जो है वो ये हेडिंग बना देनी होगी। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप देखो आपका पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर जो पहला ट्रांसफर हुआ था वो हुआ था 37 जुलाई 2015, और उसकी डेथ कब हो रही है, उसकी डेथ हो रही है 2024 को। तो देखो 2015 से लेकर 2024 तक ये कितने साल बनते हैं, ये बनते हैं 9 इयर्स। ठीक है, तो आप डेथ के ट्रांसफर्स में सबसे पहला पॉइंट लिखोगे कि पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर on 31st July 2015 will be exempt on death as
it exceeds 7 year time limit। ठीक है, बस आप इस तरह कुछ भी अपने से इसको एक वन लाइनर आप इसके एक एक्सप्लेनेशन दे दो, ताकि ये आप एग्जामिनर को पता लगे कि भाई हाँ आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है। तो आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो, आपने सिर्फ ये लाइन एक वन लाइनर आप इसको शो कर दो कि जो पहला पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर होगा एट द डेथ ऑन जो उसकी 31 दिसंबर 2024 हो रही है, पहला जो पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उस पर आपको कोई भी टैक्स जो है वो आईएचटी पे करने की जरूरत नहीं होगी। तो देखें इसने यहाँ पर भी एज इट इज जो है वो ये लिखा हुआ है, देखें, it is therefore completely exempt, no IHT is payable during the lifetime and no IHT is due as a result of the death, the gift is ignored and is not accumulated for future calculation। तो देखो ये जो मैंने आपको बात बताई उसने 3 पॉइंट्स में लिखा है, आप सिर्फ वन लाइनर पॉइंट में आपने एक ये बात एक्सप्लेन कर देनी है कि क्यों ये फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 7 years का टाइम लिमिट एक्सीड कर रही है। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इसके बाद जो है अगर हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाएं, तो देखो जो दूसरा पीईटी है आपके पास वो हो रहा है 31 जनवरी 2018 को, और डेथ हो रही है 2024 को। ठीक है, अब देखो 2018 से लेकर 2014 तक कितना टाइम बनता है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये बन जाते हैं 6 years। 6 years का मतलब है कि ये 7 year के टाइम लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि एट द डेथ आपने इस पर आईएचटी पे करना होगा। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली यहां पर कॉलम बनाओगे इसी तरीके से, बिल्कुल सेम कॉलम क्या है, पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर 31 जनवरी 2018। ठीक है, और आपने किस तरीके कहां से इसको स्टार्ट करना है, तो देखो आपकी जो चार्जेबल अमाउंट होगी ना, आपकी लाइफ टाइम ट्रांसफर की चार्जेबल अमाउंट क्या थी, 108। ठीक है, आपने सॉरी 104, सॉरी 104 आपकी चार्जेबल अमाउंट थी, आपने डेथ के टाइम पे अमाउंट 104 लेनी है, 110 नहीं लेनी। ये पहली बात आपने समझनी है। ठीक है, कि आपकी जो एनुअल एग्जेम्पशन है वो आपकी लाइफ टाइम में अवेलेबल होती है, वो डेथ के टाइम पे अवेलेबल नहीं होती। तो आपने जो डेथ के टाइम पे जो किस चाहे वो पीईटी हो, ठीक है, चलो सीएलटी की बाद में बात करते हैं, जब वो पीईटी होगा तो आपने डेथ के टाइम पे जो उसकी चार्जेबल अमाउंट लेनी है वो क्या लेनी है, 104। ठीक है, तो ये पहली बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब इसके बाद आपने ये देखना है कि आपको जो निल रेट बैंड है ना, वो डेथ के टाइम एक नया निल रेट बैंड अवेलेबल होता है। ठीक है, दोबारा सुने कि आपको डेथ के टाइम एक नया निल रेट बैंड अवेलेबल होगा। बेशक वो निल रेट बैंड आपको पीछे लाइफ टाइम ट्रांसफर्स में खत्म हो गया हो या अवेलेबल ना हो, डेथ के टाइम पे आपको एक नया निल रेट बैंड जो है वो अवेलेबल होगा। तो वो निल रेट बैंड कितना होगा, वो 325 हो जाएगा। ठीक है, डेथ के टाइम जो निल रेट बैंड होता है वो आपको पीईटीज पर भी लगता है और वो सीएलटीज पर भी लगता है। आपको यह बताया गया था कि लाइफ टाइम ट्रांसफर्स के दौरान आपको जो निल रेट बैंड मिलता है वो सिर्फ सीएलटीज पर लगता है, राइट। लेकिन डेथ के टाइम पर आपका जो निल रेट बैंड होता है वो आपका पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर्स एंड चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर्स दोनों पर लगेगा। ठीक है, तो देखो 104 की चार्जेबल अमाउंट थी, निल रेट बैंड आपका 325 आ गया। 325 में से आप क्या माइनस करो, 325 में से आप यहां पर माइनस कर दो, ये चलो पूरा उसने, अच्छा ये सारी चीजें आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, ये भी इग्नोर कर दो, ये भी इग्नोर कर दो, आप सिंपल यहां पर लिख दो कि 104,000 माइनस करो, टैक्सेबल अमाउंट आपकी जीरो आ जाएगी। बेशक ये सारी चीजें आप इग्नोर कर दो, ये तो उन्होंने समझाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपल 2 लाइनर आंसर इसका हो जाएगा। ग्रॉस अमाउंट 104,000 है, निल रेट बैंड अवेलेबल 325 था, 104 में से 104 निकल गए, पीछे टैक्सेबल अमाउंट आपकी जीरो बच गई, यहां पर बात आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं और थर्ड पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर की बात करते हैं। तो देखो थर्ड पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर
2018 को हुआ था अगेन, तो अगेन ये 6 ईयर्स ही बन जाएगा और 235 का आ गया। 235 में से हमने इसकी एनुअल एग्जाम्पशन, तो हमारे पास सिर्फ एक एनुअल एग्जाम्पशन आएगी 3000 की, तो ग्रॉस अमाउंट कितनी हो जाएगी या चार्जेबल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 232,000। तो डेथ के टाइम पे आपने कौन सी अमाउंट लेनी है, आपने 232,000 लेनी है, ठीक है। तो देखो 232,000 आ गया। नील रेट बैंड 325 था, लेकिन 104 तो यहाँ पर यूज हो चुका था, तो 325 में से 104 माइनस करो, पीछे कितना बचा, पीछे वो कहता है कि 221,000 बचा। तो 232 में से 221,000 चला गया, तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी बची, टैक्सेबल अमाउंट आपकी 11,000 बची। ये वो टैक्सेबल अमाउंट है जिस पर आपका डेथ के टाइम पर आईएचटी लगेगा। अब डेथ के टाइम पे आईएचटी की क्या अमाउंट होती है, तो आपने याद रखना है डेथ के टाइम पे आईएचटी की अमाउंट 40% होती है। तो 11,000 का 40% ले लो, 4400 आ जाएगा। लेकिन इसके बाद आपने टेपर रिलीफ कैलकुलेट करना है। अब टेपर रिलीफ कैसे कैलकुलेट होगा, तो अब क्योंकि इस बंदे की जो डेथ है वो 6th ईयर के बाद हो रही है, यानी 6th ईयर पूरे हो गए, 6 साल पूरे हो गए, 7वां साल पूरा नहीं हुआ, तो उसको टेपर रिलीफ कितना मिलेगा, 80%। आपने क्या करना है, आपने 4400 का 80% ले लो, ये कैलकुलेट हो गया। 4400 में से 80% माइनस करो, ये जो पीछे 880 बचता है ये आपका आईएचटी पेएबल कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं। आपने जो टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट की उसका 40% ले लो, आईएचटी कैलकुलेट करो, उस आईएचटी का आपने 80% लेना है, 3520 आ गया। इस पर आप ये आपने पे नहीं करना, माइनस कर दो, 880 आ गया, ये आपका आईएचटी पेएबल होगा। ये कब पे करना होगा, ये आपको पे करना होगा क्योंकि देखो अप्रैल से अक्टूबर का टाइम पीरियड है, इसमें अप्रैल में हुआ है ना ये ट्रांसफर, तो लाइफ टाइम की बात कर रहा हूं, तो आपने इस अप्रैल जब खत्म होगा तो उससे नेक्स्ट 6 मंथ्स आपने इसको पे करना होगा। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। यहां तक अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें, नहीं तो हम आगे चलते हैं। चलें, अब हम आगे एक और इसकी इलोस्ट्रेशन है, यहां पर हम मजीद इस पे फर्दर जो है वो बात करते हैं। देखिए ऑन 1 जुलाई 2017, अब देखें इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट्स इतने नहीं हैं जितना इसमें कैलकुलेटिव सेक्शन है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप इसके कैलकुलेटिव सेक्शन पे जरा ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। ऑन 15 जुलाई थ्योरेटिकल में जो है सिर्फ इसकी डेट्स आपने याद रखनी है, और इसके अलावा थ्योरेटिकल में जो है और इसमें कुछ खास इतनी बात नहीं है फिलहाल, एक दो बातें आगे आएंगी जो बस आप याद रखनी होंगी। On 15 July 2017, Sanvi made a transfer of 365,000 into a trust. She had made no other lifetime transfer. No other lifetime transfer का क्या मतलब है, उसका एनआरवी भी अवेलेबल होगा, उसकी एनुअल एग्जेम्पशंस भी अवेलेबल होंगी। तो आपको वर्डिंग से ये बातें अब याद रखनी होंगी कि इसका क्या मतलब है कि एनआरबी जो है वो उसकी फुली 325 अवेलेबल होगी, एनुअल एग्जेम्पशन फुली 6,000 की अवेलेबल होगी। ठीक है, तो देखें ये वही बात आ गई। लाइफ टाइम ट्रांसफर में क्या है, 365 का ट्रांसफर किया था, पहले एनुअल एग्जाम्पशन माइनस होगी, पहले इस साल की माइनस होती है, फिर पिछले साल की माइनस होती है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, और आपने लिखना होगा साथ कि पहले इस साल की है फिर पिछले साल की है। 359 आया, 359 में से पूरा अवेलेबल एनआरबी माइनस हो गया, आपकी चार्जेबल अमाउंट कितनी आई, 34,000 आई, क्योंकि ये सीएलटी था, और सीएलटी था, और कौन पे कर रहा है, हाँ वॉज पेड बाय सानवी। ठीक है, सानवी पे करी यानी डोनर पे कर रहा है, तो आपने 25% इसका लेना होगा। 34,000 का 25% ले लो, 8,500 आया। फिर आपने इसकी ग्रॉस अमाउंट भी कैलकुलेट करनी है, जो कि हो जाएगी 359,000 प्लस 8,500, ये हो जाएगा 367,500। ये आपकी ग्रॉस अमाउंट बन जाएगी। ठीक है, यहां तक ये वही वाला था जो हम अभी तक करते आए थे। अब हम कैलकुलेट करेंगे डेथ के टाइम पे, क्योंकि उसने बताया है कि सानवी की डेथ कब हो गई है, सानवी की डेथ हो गई है 30 मई 2024 को। अब 2017 और 2024 में कितना डिफरेंस है, ये ऑलमोस्ट 7 ईयर्स का डिफरेंस जो है वो बन रहा होता है। अब हम देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करना है।
आपने अब डेथ के टाइम पे कौन सी अमाउंट लेनी होगी? सीएलटी के केस में डेथ के टाइम पे आपने ये ग्रॉस अमाउंट लेनी है जो 367,500 थी। ठीक है। अब देखो मैंने आपको ये बात बता दी थी कि इसमें आपने क्या करना है, जो डेथ के टाइम पे आपकी निल रेट बैंड होगा वो आपको एक नया निल रेट बैंड मिलता है। ठीक है। तो डेथ के टाइम पे निल रेट बैंड अगेन पूरा अवेलेबल होगा, वो पूरे का पूरा माइनस हो जाएगा। अवेलेबल अमाउंट पीछे कितनी बची? टैक्सेबल अमाउंट 42,500, इसका 40% ले लो, 17,000 आ गया। लेकिन अब टेपर रिलीफ कैलकुलेट करेंगे। टेपर रिलीफ कैसे कैलकुलेट होगा? 6 ईयर पूरे हो गए, 7 ईयर से पहले पहले डेथ हो गई, 80%, 17,000 का 80% माइनस कर दो, 3,400 आंसर आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो 3,400 है ये आपका डेथ के टाइम पे पेएबल था। लेकिन देखो आपने, जो सानवी थी उसने अपनी लाइफ में कितना टैक्स पे कर दिया था ऑलरेडी? 8,500। ठीक है। उसने ड्यूरिंग हर लाइफ उसने 8,500 ऑलरेडी पे कर दिया था। लेकिन पे कितना करना था? पे करना था 3,400। जो ऑलरेडी पे हो चुका है वो ज्यादा है जितना पे करने से। तो क्योंकि अब आप जब 8,500 से माइनस करोगे तो रिफंड आपको आईएचटी कभी भी नहीं मिलेगा, ये आंसर ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। देखो अगर यहां पर ना 3,400 ना नीचे अगर होता 3,000, ठीक है, लेट्स से नीचे अगर 3,000 होता ना तो डेथ के टाइम पे सिर्फ 400 पे करना होता। लेकिन उसने अपनी लाइफ में 8,500 टैक्स पे कर दिया है जो कि ज्यादा है 3,400 से। तो आईएचटी का रिफंड कभी भी नहीं मिलता, ये बस निल हो जाता है, ये हमेशा जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप सो यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से, अच्छा, चलें, इसी तरीके से अब आप ये करें कि ये इलोस्ट्रेशन खुद अटेम्प्ट करें। ठीक है। अपने पास अगर आपने एक्सेल्स की हैं या फाइल जहां पर भी आप कर रहे हैं, खुद इसको अटेम्प्ट करें। उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर आगे चलेंगे। ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, आसान ही है। दोनों जो इलोस्ट्रेशन मैंने आपको समझाई हैं उन दोनों को मिक्स करके इसने दिया हुआ है। इसको खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। पहले लाइफ टाइम इसका बनाएं, फिर इसका डेथ बनाएं, फिर हम जो है इसको लेकर आगे चलेंगे। ठीक है।
जी, आप बिल्कुल सही, ये सॉल्व हो गया। इसका तो नहीं होगा एक्चुअली। एक्चुअली मैंने कल की क्लास नहीं नहीं ली थी, इसलिए। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा देखें, सबसे पहला आपने इसका क्या करना था, आपने लाइफ टाइम ट्रांसफर्स जो है वो बताने थे, ठीक है। लाइफ टाइम ट्रांसफर्स जो हैं वो ऑलरेडी उसी तरीके से बनाने हैं जैसे हम अभी तक करते आए हैं। आपने कॉलम्स बनाने थे, पहले कॉलम में आपने सीएलटी की हेडिंग देनी थी, और उसमें हमारे पास क्या था, 315,000 जो था वो ये था। अब आपने क्या करना है, 315,000 में से सबसे पहले टू एनुअल एग्जाम्पशंस माइनस करनी है 6,000 की, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 309,000, ठीक है। अब 309,000 में क्योंकि ये सबसे पहला सीएलटी है तो नील रेट बैंड आपके पास पूरे का पूरा अवेलेबल होगा। तो आपने 309,000 में से आउट ऑफ 325 309 माइनस कर देना था। तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम इस वाले सीएलटी पर आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं थी। तो देखें, अच्छा ये अब इन्होंने ना थोड़ा जो है वो चेंज कर फिट करने के लिए आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको इसी तरह देखना पड़ेगा। ये देखें कि ये 309,000 आ गया, और क्योंकि मैंने आपको बताया कि 325 पूरा अवेलेबल था, तो आउट ऑफ 325 309 खत्म हो गया। तो देखो जीरो जीरो यहाँ पर आ गया। इसका क्या मतलब है कि ड्यूरिंग लाइफ टाइम आपको इस पर कोई भी सीएलटी पे करने की जरूरत नहीं है। यहां तक तो आई होप सो बात समझ में आ गई होगी। ये आपका पीईटी है। 263 में से सीधी सीधी 2 साल की एनुअल एग्जाम्पशंस माइनस करो, 257 आ जाएगा आपके पास। वो 257 आपका पोटेंशियली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। देखो इन्होंने बिल्कुल एज इट इज किया हुआ, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ। 236 एक ट्रस्ट को दिया था। देखो 214 और 219 में 7 से कम ईयर्स का गैप है, तो हम एक ही नील रेट बैंड यूज करेंगे। सबसे पहले तो 236 में अ, अब यहां पर देखो हम एनुअल एग्जाम्पशन कौन सी वाली माइनस करेंगे। देखो ये आपका ट्रांसफर हो रहा है मई को, ठीक है, और ये ट्रांसफर हो रहा है जून को। इसका मतलब है 236 में से सिर्फ 1 साल की एनुअल एग्जाम्पशन माइनस होगी, तो आपका ये बन जाएगा 233, ठीक है। देखो इन्होंने भी ऐसे किया होगा। देखो 1 साल की एनुअल एग्जाम्पशन माइनस की 233। फिर 325 में से 309 तो ऑलरेडी हम यूज कर चुके थे। पीछे कितना बचा, 16,000। 233 से 16,000 माइनस किया, 217 आ गया। अब कौन टैक्स पे कर रहा है, तो वो ये कहता है कि हाँ, चार्बिल हैड अग्रीड टू पे एनी आईएचटी डी ऑन सीएलटी, यानी डोनर पे करेगा। तो ये जो डोनर पे करेगा तो आपको 25% लगाना होगा। आप इस पे 25% कैलकुलेट करो, 54,250 आ गया। तो आप 233 में 54,250 ऐड करो, तो ये आपकी ग्रॉस अमाउंट बन जाएगी। यानी जब डेथ होगी और विद इन 7 ईयर्स होगी तो आपको इस पर एडिशनल आईएचटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप सो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ये फिर इसी, वफाक भाई जी, 309 वाला जरा वापस बताएंगे, एक मिनट। ये कौन जो सा? नील नील रेड बैंड में जो हमने लेस किया 309। हम्म। जी जी। ये पिछले उसका आया ना सीएलटी की वजह से। हाँ ये देखो ना, ये वाला जो हाँ सीएलटी था हाँ। नहीं, विद इन 7 ईयर्स हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो जी जी। 325 था, इसमें से 309 इधर ही यूज हो गया था। पीछे हमारे पास बचा था 16,000, तो वो हमने इधर यूज कर लिया। क्यों यूज किया कि 2014 और 2019 में लेस देन 7 ईयर्स का गैप, यानी 5 साल का गैप बनता है ना, तो हम एक ही नील रेड बैंड यूज कर रहे हैं, ठीक है। जी अली, ठीक है। जी जी वफाक भाई, वो क्लियर हो गया था मुझे। अच्छा चल, चलें इसके बाद देखें टू इज डॉटर जेन। ये तो आपका अगेन पीईटी होगा, तो सिंपल एनुअल एग्जाम्पशन 2 साल की माइनस करो इसमें से और बस बात खत्म। तो ये देखो 2 साल की एनुअल एग्जाम्पशन की 15,000 बाकी आपको यही बच जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1032 और ट्रस्ट की बात आ जाएगी। तो इसमें से सबसे पहले आप माइनस करोगे 1 साल की एनुअल एग्जाम्पशन, क्योंकि पिछले साल आपका यूज हुआ हुआ है। तो देखो सबसे पहले 1 साल की एनुअल एग्जाम्पशन माइनस की 100 आ गया, ठीक है। अब देखो पहले वाला जो था 2014,
उसमें आगे आप 7 साल आगे जाओ तो ये कितना बनेगा, 2014 से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी 21 में आपकी 7 ईयर्स की एनआरबी जो है वो नील रेड बैंड खत्म हो गया। लेकिन क्योंकि ये आखिरी ट्रस्ट है आपका, ठीक है, आखिरी वाला जो है आपका सीएलटी है, तो आप इससे 7 साल पीछे जाओगे। यानी 2022 में ये हो रहा है तो 2021, 2020, 2019, 18, 17, 16 और 15, यानी 2015 से लेकर 2022 के दरमियान जो भी सीएलटी होगा उसकी हमने बैंड एडजस्ट करनी होगी। तो देखो, आपका ये वाला ट्रस्ट आ रहा था ना 236 वाला 2019 में, तो आपने क्या करना होगा, 325 में से आपने इसकी कितनी अमाउंट माइनस की थी, 233, हाँ। तो आपने क्या करना होगा, आपने ये वाला जो ट्रस्ट होगा इसके लिए बैंड कितना अवेलेबल होगा, 325। तो देखो 325,000 में से आप माइनस करोगे इस वाले ट्रस्ट की, और इस ट्रस्ट की ग्रॉस अमाउंट कितनी थी, जो इन्होंने ग्रॉस अमाउंट दी हुई है 287,250, ये कौन सी ग्रॉस अमाउंट थी, ये वाली ग्रॉस अमाउंट थी जो हमने आखिर में फाइंड की थी, 287,250। वो माइनस करोगे यहां से, ठीक है, माइनस करने के बाद जो भी ये जो अमाउंट आएगी ये इसमें से माइनस होगी, रिमेनिंग अमाउंट आ गई, उस पर 25% लगेगा, ये 15 आ गया, 100, और इसको ऐड करोगे तो ये आपकी फाइनल ग्रॉस अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको जो इसका लाइफ टाइम ट्रांसफर्स है वो समझ में आ गए होंगे। अब उस देखो, वो हमसे कह रहा है कि इसकी डेथ कब हुई थी, 1 दिसंबर 2024 को, यानी अब हमने इस पर डेथ ट्रांसफर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अब डेथ ट्रांसफर्स कैसे फाइंड होंगे, तो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास ट्रस्ट की बात आएगी। सबसे पहला ट्रस्ट था, सॉरी, सबसे पहला जो सीएलटी था वो था 315 का। 315 में ग्रॉस अमाउंट हमारे पास कितनी थी, तो हम देख लेते हैं। 315 की ग्रॉस अमाउंट कितनी थी जी, ये थी हमारे पास 309, यानी यही ग्रॉस अमाउंट बनेगी, क्योंकि वो तो नील रेड बैंड में कवर अप हो गया था, तो 309 हमारे पास ग्रॉस अमाउंट आ जाएगी। तो देखो, हाँ, ठीक है। अब यहां पर देखो, आपकी जो आ जाएगी ग्रॉस अमाउंट, किधर गई, हाँ सही है। तो आपकी ये वाली जो ग्रॉस अमाउंट होगी 309, ये काउंट होगी, ठीक है। अब उसकी डेथ हो रही है 2024 में, और 2014 में आपका पहला सीएलटी चार्ज होगा, तो ये 10 ईयर्स बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका ये जो पहले वाला ट्रस्ट, सॉरी, ये जो पहले वाला सीएलटी होगा ये आपका फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो आपने इसका वन लाइनर लिखना होगा नीचे कि दी सीएलटी ट्रांसफर ऑन 1 सितंबर 2014 विल बी कंसिडर्ड एज फुली एग्जेम्प्ट बिकॉज इट एक्सीड्स द 7 ईयर्स टाइम लिमिट। ठीक है, तो ये आपको उस वन लाइनर जो है एक लिख देना। फिर उसके बाद अगला पीटी देखो तो वो 2018 को हो रहा है। अब जरा काउंट करते हैं, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, यानी ये 6 ईयर्स के राउंड अबाउट बन रहा है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, 263 में से आपने 6 ईयर्स की एग्जाम्पशन माइनस की होगी, तो वो कितना आया था आपके पास, लाइफ टाइम में 257 आया था। अब डेथ के टाइम पे इसकी अमाउंट होगी 257। आप 257 उठाओ, डेथ के टाइम जो नील रेट बैंड आपके पास अवेलेबल था 257 का, जो कितना अवेलेबल था, 325। ठीक है, अब आपने क्या करना होगा, आपने इस 325 को जो है इसमें से माइनस करना होगा। अब अगर आप यहां पर जरा ध्यान दें, ये जो 309 उन्होंने लिखा हुआ है, अब क्वेश्चन ये यहां पर उठता है कि ये 309 उन्होंने यहां पर क्यों इंक्लूड किया है। अब उसकी उसकी जो डेथ हो रही है वो कब हो रही है, 1 दिसंबर 2024 को। ठीक है, और उसका जो सबसे आखिरी सीएलटी था वो कब बना था, अगस्त 2022 को। ठीक है, आई होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी। उसकी डेथ हो रही है दिसंबर 2024 को, और उसका जो लास्ट सीएलटी था वो बना था 2022 को। चलें,
अब ये देखें, आपके पास जो अवेलेबल बैंड उन आपके पास जो गिवन है दैट इज 325,000। उसमें से आपका ये जो 309 का जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है यहाँ से। एक मिनट दीजिएगा मुझे। ओके, ठीक है। ये देखें, आपका जो पहला पीएल सॉरी आपका जो पहला पीईटी यहाँ पर है दैट इज 257। आपकी डेथ के टाइम पे जो नील रेड बैंड आपको अवेलेबल हुआ है दैट इज 325। उसमें से आपने माइनस कर देनी है आपकी पहले वाली सीएलटी की नील रेड बैंड जो यूटिलाइज हो चुकी है दैट इज 309। वो आपकी 309 यहां से आई है उस सीएलटी की जो फुली एग्जेम्प्ट हो चुका है। ठीक है, आपका ये जो वाला जो पहला सीएलटी था जो कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम भी एग्जाम था, और क्योंकि ये मोर देन 7 इयर्स आपके डेथ के टाइम पे आया था, तो इस पर हमने डेथ का सीएलटी नहीं चार्ज किया। तो आपने क्या करना है, इसकी जो नील रेट बैंड वैल्यू होगी जो कि 309 बनती है, वो आपने यहां से माइनस कर देनी है। ठीक है, अब ये आपकी यहां से माइनस हो गई, तो आपका रिमेनिंग नील रेट बैंड बचा 16,000। यहां तक आपको बात समझ में आई? जी जनाब, यहां तक बात समझ में आई? हेलो। जी जी सर, सही है सर। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो देखें, ये जो 309 है, ये कहाँ से आया है? ये बेसिकली उस सीएलटी का बैंड माइनस हो रहा है जो आपका फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, आपका 16,000 अवेलेबल है इसमें, तो 257 से 16,000 माइनस हो गया, तो आपका 241 पीईटी में आ जाएगा। इस 241 पे 40% आईएचटी लगा, 96,400 आ गया। क्योंकि आपकी डेथ 6 इयर्स के बाद और 7 ईयर से पहले हो रही है, अब वो आपने कैसे कैलकुलेट करना है? तो देखो, डेथ आपकी हो रही है दिसंबर में, और आपने पीईटी कब किया है? पांचवा महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। ठीक है, तो मई 2018 से काउंट करो, तो मई 2019, मई 2020, मई 21, 22, 23, 24, मई 24 तक आपके 6 इयर्स पूरे हो गए हैं। डेथ हो रही है दिसंबर 2024 में, तो यानी 6 कंप्लीट हो गए हैं, 7 कंप्लीट नहीं हुआ। तो 80% टेपर रिलीफ मिलेगा। वो कितना बना? 77,120। 96,400 में से 77,120 माइनस कर दिया, तो आपका जो आईएचटी पेएबल है वो है 19,280। ठीक है, अब ये कौन पे करेगा? तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, और ये मैंने बताई भी थी कि डेथ के टाइम पे आपके जो आईएसटी होते हैं वो हमेशा डोनी पे करते होते हैं। ठीक है, और ये वो डोनी पे कर देगा। और ये कब पे होगा? क्योंकि ये आपका जो है वो ट्रांसफर हुआ था मई में, तो ये आपका हो जाएगा 6 मंथ्स आफ्टर दिस टाइम पीरियड। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखें, चलें, नेक्स्ट है ट्रस्ट 236, ये वाला। अब इस 236 पर हमने ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कितना टैक्स पे कर दिया था? हमने पे कर दिया था 54,250। हमारी ग्रॉस अमाउंट थी 287,250। चलें, अब जरा यहां पर ध्यान दें, हमारे पास जो है 287,250 जो है, वो हमने क्या कर दिया? हमारे पास यहाँ ग्रॉस अमाउंट आ गई। नील रेट बैंड यहाँ पर कोई भी अवेलेबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 309 तो उस सीएलटी ने कवर कर दिया था जो फुली एग्जेम्प्ट था। ठीक है, बाकी तो पीटी ने कवर कर लिया था, तो ये 287,250 पूरे का पूरा चार्जेबल हो जाएगा। इसका सीधा सीधा आप 40% कैलकुलेट करो, ये आ गया। पेपर रिलीफ लगाओ। पेपर रिलीफ अब कितना यहां पर होगा? तो देखो,
आपकी डेथ हो रही है 1 दिसंबर 2024 में, और ये हो रहा है फर्स्ट, 7वां महीना होता है जुलाई का जी। तो देखो, जुलाई 2020, जुलाई 2021, 2022, 2023, 2024, जुलाई 2024 तक 5 साल पूरे हो गए। यानी पांचवें साल और छठे साल के दरमियान में डेथ हो रही है तो 60% लगेगा, ठीक है। तो ये 60% कैलकुलेट हुआ, माइनस हुआ, ये टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। क्योंकि आपने कितना टैक्स पे कर दिया था, अब जरा यहां पर देखो, आपने ड्यूरिंग द लाइफ टाइम टैक्स कितना पे किया, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आपने टैक्स पे किया 54,250 का। अभी कितना पे करना पड़ा है, 54,250 का, तो वो मतलब सेम सेम आ रहा है, तो वो जब माइनस होगा तो ऑलमोस्ट जीरो आ जाएगा आपका। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? जी जी सर। यहाँ, अच्छा, चलें। फिर इसी तरीके से फिर इसी तरीके से बाकी दोनों तो सिंपल है, उनमें एनआरबी आएगी नहीं, एनआरबी ठीक है, और बाकी सिंपल आपने इसी का 20 उसका 40% कैलकुलेट करके टेपर रिलीफ जो है इसमें इंक्लूड करना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते ये हैं जी। ये 40%, ये 40% फिक्स रेट है ना? हाँ जी, ये आईएचटी का फिक्स रेट है। और ये 20% उसका है, पैट का, पीईटी का। नहीं, ये 20% टेपर रिलीफ है। अच्छा, सही है। चलिए, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 7 जो है हम देख लेते हैं। बल्कि कोशिश कीजिएगा आप लोग इसको खुद आज जो है वो अटेम्प्ट करें। ये इसी इलस्ट्रेशन की रेप्लिका है जो हमने ऊपर सॉल्व की है, फुल फ्लेश टेस्ट अंडरस्टैंडिंग है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट है, आज इसको सॉल्व करें। और अगर इसमें कोई आपको इशू हो रहा है तो फिर हम उसको कल जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये लाजमी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग आपने अटेम्प्ट करनी है। हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन के ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। IHT payable on death estate, कहता है ऑन द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल एन इनहेरिटेंस टैक्स चार्ज अराइजेस ऑन द वैल्यू ऑफ द estate एट द टाइम ऑफ डेथ। The death estate includes all assets held by the individual at the date of the death। वो ये कहता है कि जब एक इंसान की डेथ हो जाती है तो डेथ के टाइम पर उसके नाम पर जो एसेट्स पड़े हुए होते हैं, उन एसेट्स पर आपका आईएचटी चार्ज होगा। देखो, अभी तक हमने जो बात की है वो हमने बात की थी कि जो एसेट्स वो ट्रांसफर करता है, ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। अब हम बात कर रहे हैं कि जो एसेट्स वो ट्रांसफर नहीं करेगा और जो एसेट्स उसके उसके नाम पर मौजूद होंगे एट द टाइम ऑफ हिज और हर डेथ, उन पर अब कैसे आईएचटी जो है वो पेएबल होगा। अब हम इस चीज को जो है वो कंसिडर करते हैं। अब इसके लिए डेथ, अच्छा, डेथ ई स्टेट क्या होती है? डेथ ई स्टेट बेसिकली लिस्ट होती है उन तमाम एसेट्स की जो एट द टाइम ऑफ डेथ एक बंदे के नाम पर होते हैं। हम डेथ ई स्टेट एक बंदे की बनाते हैं, ठीक है। कहता है द वैल्यू ऑफ एसेट्स ब्रॉट इनटू एन इंडिविजुअल ई स्टेट कंप्यूटेशन इज नॉर्मली, वो तमाम मार्केट वैल्यू पर होते हैं और ये मार्केट वैल्यू आपको पेपर में दी जाएगी। अच्छा, अब ये वाला जो प्रोफॉर्मा है ये आपको एक तरीके से याद करना पड़ेगा, ठीक है। डेथ ई स्टेट कंप्यूटेशन के लिए प्रोफॉर्मा इतना मुश्किल नहीं है, जितने ज्यादा हम कोशिश करेंगे प्रोफॉर्मा ऑलमोस्ट आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले जी, प्रोफॉर्मा में क्या आएगा? प्रोफॉर्मा में आपकी उस बंदे के नाम पर जो लैंड एंड बिल्डिंग होगी वो आ जाएगी, उस पे से माइनस कर दिया जाएगा उन लैंड एंड बिल्डिंग का मॉर्टगेज, ठीक है। इसके लिए आपको ये बात जरूरी है, the amount still repayable at the date of death on repayment and interest only mortgages are deducted from the property value। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब एक इंसान की डेथ हो जाती है, उसके डेथ के टाइम पर उसके पास अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग है और उस लैंड एंड बिल्डिंग पर उसने कोई मॉर्टगेज या कोई इंटरेस्ट पेमेंट देनी है, वो इंटरेस्ट पेमेंट्स या मॉर्टगेज जो है आपका वहां से उस लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू से माइनस कर दिया जाएगा और माइनस करके एक फाइनल वैल्यू उसकी आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल क्या याद रखना है कि लैंड एंड बिल्डिंग से आपने जो मॉर्टगेज होगा वो आपने माइनस कर देना है, कि जो इंटरेस्ट होगा वो आपने माइनस कर देना। फिर इसके अलावा
इसमें ऐड कर दिया जाएगा क्या, बिजनेस ओन्ड बाय सोल ट्रेडर, अगर उसका कोई अपना बिजनेस था उसकी वैल्यू, कोई शेयर्स उसके थे उसकी वैल्यू, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी उसकी वैल्यू, इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोसीड्स, इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोसीड्स के बारे में वो ये कहता है, when the deceased has a life insurance policy on his, her, or their own life, the proceed of that policy are included in the death estate rather than the market value of the policy। ठीक है, ये सीधी सीधी सिंपल सी बात है। अगर उसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई थी और लाइफ इंश्योरेंस से अगर कोई पैसे आए हैं तो वो पैसे भी इंक्लूड कर दिए जाएंगे। कोई गाड़ी वगैरह है वो इंक्लूड करो, कोई उसके पर्सनल चैटल्स हैं वो इंक्लूड करो, डेट्स ड्यू टू डिसीज, अगर किसी ने उसका उधार देना है, उसने नहीं, अगर किसी ने उसका उधार देना है वो ऐड करो, और उसके जितने भी कैश और बैंक्स पे पड़े होंगे, चाहे सेविंग है चाहे नॉन सेविंग है, वो सारे के सारे ऐड करके उसकी एक फाइनल वैल्यू इंक्लूड कर दो। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, लैंड एंड बिल्डिंग से मॉर्गेज माइनस करना है, इन तमाम को ऐड करके एक फाइनल वैल्यू ले आओ, इसमें से माइनस कर दो उसने जो उधार देने हैं, उसने जो टैक्सेस देने हैं, और उसके जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस हो जाएंगे वो माइनस कर दो, तो आपकी क्या आ जाएगी, आपकी ई स्टेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो अब समझने की बात क्या है, समझने की बात ये है कि सिर्फ तीन चीजें यहां से माइनस हो रही है, कौन कौन सी, डेट्स ड्यू बाय द डिसीज जो उसने उधार देने हैं, उसने जो टैक्सेस देने हैं, और उसके जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस है वो माइनस कर दिए जाएंगे, उसकी ई स्टेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इस ई स्टेट वैल्यू में से क्या माइनस होगा, माइनस होगा एग्जेम्प्ट लेगेसीज टू स्पाउट एंड सिविल पार्टनर। अगर उसने कोई अपनी लेगेसी, अपनी विरासत में उसने ये लिख दिया है कि भाई मेरी ई स्टेट का इतना हिस्सा मेरी वाइफ को जाएगा या मेरे सिविल पार्टनर को जाएगा या मेरे हस्बैंड को जाएगा, तो वो आपने ई स्टेट में से माइनस करना है, और बाकी रिमेनिंग ई स्टेट आपकी चार्जेबल कंसिडर होगी, उस पर आपको आईएचटी देना पड़ेगा। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। दीपक भाई, ये एक पॉइंट एक्सप्लेन वापस कर दे। डेट्स ड्यू टू द डिसीज। कौन सा, डेट्स डेट्स, ड्यू बाय द डिसीज का मतलब है नहीं कि नहीं, उसने बाय अगर किसी, नहीं, ड्यू टू। अगर किसी ने उसका उधार देना है तो, हम्म। ठीक है, अगर किसी ने उसका उधार देना है तो हम ये जो है इंक्लूड करेंगे भाई जिस बंदे ने उसका उधार देना है वो उधार उसको वापस करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका जो ई स्टेट है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, अच्छा चलें, जल्दी से इसको जरा एक रीडिंग दें, ये जो ब्लू ये जो ब्लू वाला टेबल है इसको जल्दी से रीडिंग दे दें और इसको पढ़ें, और अगर इसमें कोई पॉइंट नहीं समझ में आता तो पूछें, फिर हम आगे चलेंगे। जल्दी से इसको रीडिंग कर दें प्लीज, ये फ्यूनरल एक्सपेंसेस, अदर अलाउएबल डिडक्शंस ये इंपॉर्टेंट है, और एग्जेम्प्ट लेगेसीज, ये तीनों एक दफा रीड करें फिर आगे चलते हैं। जी आप लोगों ने रीड कर दिया।
यस सर। अच्छा जी, चले। अब एक बात याद रखनी है, अगर उसने किसी को प्रॉमिस किया हुआ है तो वो प्रॉमिसेस आपके वैलिड कंसिडर नहीं होते, ठीक है? वैलिड कंसिडरेशन कंसिडर नहीं की जाएगी और लीगली इन्फोर्स जो है वो नहीं होगा। अगर वो प्रॉमिसेस देखो ओरली किए जाते हैं, राइट, तो वो आपके एट द टाइम ऑफ डेथ जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगे। हाँ, अगर कोई चीज रिटर्न में है, किसी का कोई मतलब उसके पास किसी चीज की डीड है या कोई लीगल फॉर्म वगैरह है, तो वो फिर एक तरीके से इन्फोर्सेबल होगा। अच्छा, इसके बाद अभी देखो, गैम्बलिंग डेट्स इनकर्ड इन लॉफुल गैम्बलिंग, लॉफुल गैम्बलिंग बिजनेस है वो लीगली इन्फोर्स किए जाते हैं, लेकिन प्राइवेट गैम्बलिंग्स में मतलब दोस्तों के साथ अगर उसने कोई गैम्बलिंग वगैरह किया तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगी और वो डिडक्ट आप नहीं कर सकते। चलो आगे जाते हैं। चलो एक इलस्ट्रेशन देखते हैं इसकी। कहता है सारा डाइड ऑन 15 जून 2024 लीविंग अ ग्रॉस चार्जेबल ई स्टेट वैल्यूड एट 427। अब ये उसकी ई स्टेट की बात हो रही है, ग्रॉस चार्जेबल कितना है, विच वॉज bequeathed टू हर ब्रदर, जो उसके भाई को मिलनी है, ठीक है? कैलकुलेट द IHT liability arising on Sarah's estate assuming she made no lifetime transfer। नो लाइफ टाइम ट्रांसफर अगेन मैं आपको बता रहा हूँ इसका क्या मतलब है। एट द टाइम ऑफ डेथ है तो इसमें से एनुअल एग्जेम्पशन तो अवेलेबल नहीं होगी, पीछे क्या बची, नील रेट बैंड वैल्यू बची। आप सीधा सीधा क्या करोगे, 427 उसकी ग्रॉस अमाउंट है, नील रेट 325 का है। अच्छा याद रखो, ये जो नील रेट है ये वही वाली नील रेट है जो आपकी डेथ के टाइम पे अवेलेबल है, ये अलग से अवेलेबल नहीं होगी उसके लिए, क्या कहते हैं, ई स्टेट के लिए, ठीक है? तो आपने क्या करना है, 325 आपकी आ गई, माइनस हो गई, पीछे बचा 102 टैक्सेबल अमाउंट, क्योंकि डेथ है तो डेथ के टाइम पे आपका IHT कितना लगेगा, 40%। तो 40% ई स्टेट पर आपको ये वाला टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है? आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद वो ये कहता है कि व्हाट इफ सारा हैड ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफर्स ऑफ 147। इसका मतलब ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफर का मतलब है कि ये उसने ड्यूरिंग लाइफ टाइम कुछ ना कुछ ट्रांसफर्स किए होंगे, राइट? यानी डेथ के टाइम पर आपके जो ट्रांसफर्स होंगे। अच्छा अब देखो, ये उसने लिखा हुआ है ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहां से एनुअल एग्जेम्पशन ऑलरेडी माइनस हो चुकी है और उसकी माइनस करने के बाद 147 आंसर आया है। तो ये जरा आपने ध्यान यहां पर देना होगा, ठीक है? 147 का उसका अगर ट्रांसफर है तो डेथ के टाइम पे जो नील रेट बैंड था वो 147 इधर से निकल चुका होगा और ये जीरो हो चुका होगा। तो इसका मतलब है कि 325 से आपने 147 ऑलरेडी माइनस कर देना है आपने, और जो रिमेनिंग होगी वो आपकी ई स्टेट के लिए अवेलेबल होगी, ठीक है? एक और बात यहां पर याद रखें कि ई स्टेट को बाद में माइनस किया, सॉरी, नील रेट बैंड को पहले लाइफ टाइम ट्रांसफर से माइनस करते हैं डेथ के टाइम पे, और उसके बाद ई स्टेट की तरफ हम जो है वो जाते हैं, ठीक है? तो देखो उसने भी यही किया हुआ है, 325 से 147 माइनस कर दिया है, पीछे क्या बचा, 178। 427 में से 178 नील रेट की वैल्यू माइनस की, टैक्सेबल अमाउंट 249 आई, और इस 249 पर आपका 99,600 लग गया, ठीक है? आई होप सो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, चलो ये एक इलस्ट्रेशन टेस्ट अंडरस्टैंडिंग देखते हैं इसकी। कहता है टिमोथी डाइड ऑन 23rd April 2024 लीविंग अ ग्रॉस चार्जेबल ई स्टेट वैल्यूड एट दिस which was bequeathed to his girlfriend. Timothy had made the following lifetime gifts. Calculate the IHT liability arising on Timothy estate and state the due date of payment and who it is paid by। चलो देखो, अब आपने क्या करना है, आप सबसे पहले इसके कैलकुलेट करो लाइफ टाइम ट्रांसफर्स। तो आप जरा मुझे इसका लाइफ टाइम ट्रांसफर कैलकुलेट करके बताएं और इसका लाइफ टाइम ट्रांसफर कैलकुलेट करके बताएं, जल्दी से दोनों के मुझे जरा लाइफ टाइम ट्रांसफर्स कैलकुलेट करके बताएं। तब तक मैं जरा इसके आंसर भी ओपन कर लेता हूँ, फिर हम देखते हैं कि इसका आंसर ठीक है या नहीं। आप जरा जल्दी से ये कैलकुलेट करें इसके दोनों लाइफ टाइम ट्रांसफर्स के कि दोनों के लाइफ टाइम ट्रांसफर्स पर कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा, जल्दी से कैलकुलेट करें प्लीज।
और भाई पहले वाले की है 174K आफ्टर डिडक्टिंग एनुअल एग्जेम्पशन। नहीं, देखे ना, वो ट्रस्ट को कर रहा है, ठीक है। तो आपने इसमें नील रेट बैंड भी तो कंसिडर करना है ना। आपने इसका वो पूछा ना आंसर, ये जो पेबल है, राइट? देखिए, मैंने हाँ बिल्कुल, मैंने ऐसे ही पूछा था। मैंने आपको कहा था कि आप इसका जरा कैलकुलेट करें कि ड्यूरिंग लाइफ टाइम कितना इस पे टैक्स जो है उसको पे करना है। 174। 170। फोर 174 174,000। अच्छा, देख लेते हैं। अच्छा, जरा इसका आंसर निकाल देते हैं, एक मिनट। अच्छा, अब ये देखें, आपने कहा 174 इसका ये आ गया, ठीक है। ये आपकी चार्जेबल अमाउंट कंसिडर हो गई, ऐसा ही है। उसके बाद क्योंकि जो बात आपको मैं समझा रहा था कि अब क्योंकि ये ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट का मतलब ये है कि इसमें से एनुअल एग्जाम्पशन के बाद आपने नील रेट बैंड भी माइनस करना होगा। तो नील रेट बैंड की वैल्यू कितनी आपको दी हुई है? 312 दी हुई है। आपने 312 में से 174 यहाँ पर पूरा माइनस करके जो आपकी आईएचटी पेएबल होगा वो आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। और आपकी ग्रॉस अमाउंट 174 हो जाएगी। ठीक है, किया तो आपने ठीक है, लेकिन आपने आधा क्वेश्चन किया है। तो आपने जब ये इसकी चार्जेबल अमाउंट निकाल दी, फिर आपने इसकी नील रेट बैंड की वैल्यू 312 में से 174 माइनस करके इसको जीरो करना है। आईएचटी टैक्सेबल अमाउंट जीरो करनी है, फिर आईएचटी पेएबल इसका जीरो हो जाएगा। और इसका ग्रॉस अमाउंट आपकी फिर 174 वापस से वही वाली आ जाएगी। तो आपने ये पूरे स्टेप्स इसके करने हैं, क्योंकि ये सीएलटी कंसिडर हो रहा है। अगर पीटी हो रहा तो फिर तो हम ये पूरा लिखते ही ना। क्योंकि अब ये सीएलटी है तो हमने फिर ये वाले स्टेप्स लिखने होंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? ये जो ग्रोस चार्जेबल अमाउंट है, ये चार्जेबल अमाउंट और वो जो हम एक परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके जो एक अमाउंट निकालते हैं, दोनों को मिला के बनती है ना ये, अगर इन केस ऑफ ग्रोसिंग अप करके। हाँ ना, देखो ये वही है ना। 174 ठीक। आ गई, और क्योंकि आईएचटी पेएबल जीरो है तो 174 प्लस जीरो 174 ही हम्म। बनेगा। ठीक। ठीक है। ठीक। और इसके बाद आपका जो सीएलटी था, आपका सॉरी, आपका जो पीटी था वो 228 था। पीटी में से 228 में से सीधी सीधी 6000 की एनुअल एग्जाम्पशन माइनस करो, और माइनस करने के बाद इसकी क्रॉस अमाउंट आ जाएगी 222, बस यही आंसर आ जाएगा पीईटी में। पीईटी में एनआरवी कंसिडर ही नहीं होती, राइट। तो ड्यूरिंग लाइफ टाइम आपके ये वाली चीजें आ जाएंगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो मेक श्योर करना है कि जब आप लाइफ टाइम की बात करो तो सीएलटी में से ये वाले स्टेप्स आपने करने हैं। ठीक है, बेशक वो एनआरबी जीरो हो या ना हो, वो आपने पूरे स्टेप्स करने हैं, लेकिन पीईटी में करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पीईटी में एनआरबी कंसीडर होती ही नहीं है ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ड्यूरिंग लाइफ टाइम आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप एक और हेडिंग दोगे, नीचे आओगे और नीचे लिखोगे आईएचटी पेएबल ड्यूरिंग डेथ टाइम या डेथ ट्रांसफर्स का। आप कोई भी हेडिंग दे दो दोनों में से, वो आप लिख दो। अब इस केस में देखो, आपने इसी तरीके से पहले सीएलटी का हेडिंग देनी है। और सीएलटी की हेडिंग आपकी ग्रॉस अमाउंट कितनी हो जाएगी? 174। ठीक है। अब 174 में से अब देखो आपकी डेथ कब हो रही है? 23 अप्रैल 2024 को हो रही है। और ट्रस्ट आपका कब हो रहा है? 2010। ये तो 14 ईयर्स बन रहे हैं, इसका मतलब है ये तो सीएलटी आपकी फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो आप वन लाइनर लिख दो कि द ट्रस्ट ट्रांसफर ऑफ 174,000 विल बी फुली एग्जेम्प्ट बिकॉज इट एक्सीड्स द 7 ईयर टाइम लिमिट। देखो इसने यही यहाँ पर ये बात लिखी होगी कि देखो, the CLT on 1st 6 2010 was made more than 7 years before death, therefore it is not charged again on death and does not reduce the। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर समझ लो। ठीक है, तो इसका आपको फिर कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। चलो, फिर उसके बाद अब कजन की बात करते हैं। तो कजन को 228 था,
तो वो 2017 को हो रहा है, तो 2017 से काउंट करो जरा आगे कितना बनता है। 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24। हाँ, इसका मतलब है ये इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये 7 साल के अंदर अंदर उसकी डेथ हो रही है। तो आप क्या करो, 228 में से आपने वो 6 इयर्स वाली एनुअल एग्जाम्पशन माइनस की थी, क्या आया था आंसर? 222, राइट। आप ये 222 वाली अमाउंट लोगे तो देखो 222 की अमाउंट ली, डेथ के टाइम नील रेट बैंड कितना अवेलेबल था? 325। 325 में से जो सीएलटी आपका एग्जाम्प्ट हुआ है उसकी वैल्यू माइनस करेंगे, ठीक है। वो कितना था? 174। 174 ऑलरेडी उसने यूज कर लिया हुआ है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि जो सीएलटी आपका एग्जाम्प्ट होगा डेथ के टाइम पे, वो आपका नील रेट बैंड यूटिलाइज करेगा। अच्छा, अब इसके बाद कितनी वैल्यू बची है? 151। 222 में से 151 माइनस किया, टैक्सेबल अमाउंट कितनी बची? 71,000। 40% चार्ज करो, 28,400। 6 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 6 इयर्स के बाद उसकी डेथ हुई है। 80% टेपर रिलीफ, ये 80% आ गया। माइनस करो, 5680 आपका आईएचटी पेबल ऑन डेथ होगा। कौन पे करेगा? डोनी पे करेगा। कब पे करेगा? पे 6 महीने बाद, डेथ के 6 महीने बाद। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? जी, यहां तक बात समझ में आई? जी। चले, अब आपका पीईटी हो गया, ठीक है। अब पीईटी के बाद हम आते हैं अपनी डेथ ई स्टेट, सॉरी, अब हम पीईटी के बाद आते हैं अपनी डेथ ई स्टेट पर। डेथ ई स्टेट कितनी थी? 627,560। सीधा सीधा यहां पर लिखो, किधर गया ये? 627,560। 325 में से, अब देखो 325 जो ये जो नील रेट बैंड था, इसमें से डेथ के टाइम पे कितना यूज हुआ है? डेथ के टाइम पे यूज हो चुका है ये वाला पहला ट्रांसफर, कितना था? 322, 222 का, ठीक है। अब देखो यहां पर आप जरा ध्यान से सुनो कि नील रेड बैंड यूज कैसे हो रहा है। नील रेड बैंड डेथ के टाइम पे यूज होगा जो आपके डेथ के सीएलटीज होंगे उनकी बेसिस पे। यहां पर डेथ के टाइम पे आपका जो सीएलटी था वो फुली एग्जेम्प्ट हो चुका था, इसलिए उसको हम डेथ ई स्टेट के नील रेड बैंड में यूटिलाइज नहीं करेंगे, वो सिर्फ पीटी के ट्रांसफर में यूटिलाइज होगा। अब डेथ ई स्टेट के लिए आपका जो नील रेट बैंड है वो है 325, उसमें से 222 जो पीईटी का ट्रांसफर था वो यूज हो चुका है। अब आपके पास जो रिमेनिंग है वो 103 बचा। 627 में से 103 गया, बाकी फिर रिमेनिंग वही है। ये आपकी टैक्सेबल अमाउंट आ गई, इस पर आप सीधा सीधा 40% आईएचटी लगा दो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज समझने की है वो ये है कि आपका जो निल रेट बैंड होता है, निल रेट बैंड आपका डेथ के टाइम पे नंबर 1 नया मिलता है, नंबर 2 ये अफेक्ट होगा अगर कोई सीएलटी जो है आपका एग्जेम्प्ट हो रहा है, और चाहे वो विद इन 7 इयर्स हो, सॉरी, चाहे वो मोर देन 7 इयर्स एग्जेम्प्ट हो रहा है। देखो, it does affect the available nil rate band when taxing the May 2017 PET since it was within 7 years prior to this gift। ठीक है, इस ये वाली जो लाइन उसने लिखी है, ये हम जो है इसको अब जरा थोड़ा समझ लें। एक तो ये बात है मैंने जो आपको अभी तक बताई कि डेथ के टाइम पे अगर कोई सीएलटी एग्जेम्प्ट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? निल रेट बैंड में इंक्लूड करते हैं, जैसे हमने देखो यहां पर इंक्लूड किया था। अब इसमें जो न्यू बात वो आपने ये समझनी है कि अगर वो सीएलटी विद इन 7 इयर्स ऑफ दिस गिफ्ट है तब वो इंक्लूड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। अभी तक हमने विद इन 7 इयर्स ही देखे हैं, तो इसलिए उसमें कोई ऐसा मसले की बात नहीं आई, ठीक है। अगर कोई सीएलटी एग्जेम्प्ट हो रहा है ड्यूरिंग द डेथ और वो विद इन 7 इयर्स ऑफ दिस स्पेसिफिक ट्रांसफर है, तो फिर वो इंक्लूड किया जाएगा आपकी निल रेट बैंड में, अदरवाइज उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ई स्टेट जो वैल्यू है आपकी, वो आपकी डेथ के टाइम पे जो ट्रांसफर्स होंगे उनसे सिर्फ अफेक्ट होगी, अदरवाइज लाइफ टाइम ट्रांसफर से वो अफेक्ट नहीं होगी। यहां तक बात समझ में आ गई?
अच्छा, अब जरा यहां पर देखें, बिंटू डाइड ऑन 30th June 2024 लीविंग द फॉलोइंग एसेट्स। अब देखो आपने यहां पर उसकी डेथ ईस्टेट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका घर 200 है, बोर्ड और ये सारी चीजें आ गई। एट द टाइम ऑफ डेथ बिन sorry at the date of Bintu's death she owed 2000 on her credit card and 3000 of income tax and CGT. Bintu will अच्छा देखो अब ये कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने लैंड एंड बिल्डिंग इंक्लूड करनी है, तो लैंड एंड बिल्डिंग में हाउस आ गया 200,000 का। इस पर कोई मॉर्टगेज पेमेंट एज सच उन्होंने नहीं बताई हुई। बोट इंक्लूड करो, बैंक अकाउंट इंक्लूड करो, कोटेड शेयर इंक्लूड करो, कार इंक्लूड करो, इन सब का सम करो, ये कितना आ जाता है हम इधर ही देख लेते हैं। तो देखो उन्होंने इन सब को इंक्लूड किया, यहां तक इंक्लूड करके इसका सम निकालो। सबसे पहले तो इसका सम निकालें, देखेंगे कितना बनता है। 4 5 6 6 बनेगा। ये जरा कैलकुलेट ऐड करें प्लीज, इनको जल्दी से बताएं कि क्या आंसर आएगा इसका। 625। जी 625। 625। नहीं सॉरी 25। 610 आ रहा इनको सीधा सीधा ऐड करें, क्या हो गया है। है। 610 आ रहा है। 610, ठीक है। वापस आ रहा है। चलें, अब ये 610 आपके पास सिक्स यहाँ। फोर्टी फक भाई, ये हाउस से लेके कार तक सारे कैलकुलेट करने हैं ना, जी तो ये 640 बन रहे हैं। अच्छा, उसमें से फिर हम वो अलाउेबल एक्सपेंस करेंगे तो वही 635 आ जाएगा। ठीक है, ये 640 आपका यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब देखो 640 के बाद वो कहता है कि उसने उधार किसका देना है, क्रेडिट कार्ड का उधार देना है 2000 का, तो ये माइनस कर दें 640 में से। और उसने इनकम टैक्स, मैंने आपको बताया था तीन चीजें माइनस होगी क्या, अगर उसने किसी का उधार देना है, उसने किसी का टैक्स देना है और उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस। तो उसने 2000 क्रेडिट कार्ड का उधार देना है और 3000 उसने टैक्स देना है, तो सीधा सीधा आप 2000 माइनस करें, 3000 माइनस करें, तो 640 में से 5000 माइनस कर दें, पीछे बचा 635 जो कि उसने यहां पर आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, वो ये कहता है कि इन बिंटू विल्स शी लेफ्ट द हाउस एंड शेयर टू हर वाइफ। वो कहता है कि उसने अपनी विल में ये लिखा है कि जो मेरा घर और मेरी शेयर्स हैं वो मेरी बीवी को जाएंगे। इसका मतलब है घर की जो कीमत है 200,000 और शेयर्स की जो कीमत है 100,000, वो आप इसमें से माइनस करें। तो 635 में से घर की कीमत माइनस कर दो, शेयर की कीमत माइनस कर दो, पीछे बचा 335, ठीक है। अब यहां पर उसने जो ये बात लिखी है ना, द बोट टू हर सन एंड द रेजिड्यू टू हर डॉटर, ये यहां पर इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ स्पाउस के जो है वो एग्जेम्प्ट होते हैं, बेटे बेटी को देने वाला कोई एग्जेम्प्ट नहीं कंसिडर होगा, ठीक है। तो ये बात आपने यहां ध्यान देनी है कि जो एग्जेम्पशन के तौर पर सिर्फ हस्बैंड वाइफ या सिविल पार्टनर्स की ट्रांसफर्स जो है वो एग्जेम्प्ट होंगे। तो पीछे कितनी अमाउंट बची, 335 बची। 335 में से नील रेड बैंड के बारे में वो क्या कह रहा है कि उसने लाइफ टाइम गिफ्ट कितना किया है, 115 इन कैश टू हर सन इन अगस्त, जिसकी नील रेड बैंड कितनी थी, 325। तो आप सीधा सीधा क्या करो, 115 में से एनुअल एग्जामेशन माइनस करके 109 आ गया, वो माइनस करो 325 से, पीछे कितना बचा, 216। 335 में से 216 गया, 40% टैक्स आप लगाओ, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। जरा आप इसकी वर्किंग दिखाएंगे, ये जो लिखा हुआ है ये 7 years पीरियड, इसके नीचे वर्किंग है ना। हाँ वो वर्किंग तो देखो ना, 115 है, उसने लाइफ टाइम हाँ ट्रांसफर सही, बताया था ना, यही 115 में हाँ। वो माइनस की एनुअल एग्जामेशन, तो चार्जेबल अमाउंट आ गई, वो चार्जेबल अमाउंट आपकी इंक्लूड कर दो 109 की, ठीक है। चलें,
अब हम मज़ीद थोड़ा सा आगे चलते हैं और चलें आज हम इसकी बात थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी में बताता हूँ इसका थोड़ा सा जो हमने पढ़ना, और कल हम इसके फाइनल क्वेश्चंस कंप्लीट करके इसको फाइंड अप कर देंगे। सिर्फ आखिरी बात जो हम जो इस पूरे टॉपिक में है वो है रेजिडेंस निल रेट। ठीक है, अभी तक हमने देखो मैं थोड़ा समराइज कर दूं हमने क्या क्या बात की। हमने सबसे पहले बात की लाइफ टाइम ट्रांसफर्स की, जिसमें मैंने बोला तीन तरह के ट्रांसफर्स होते हैं। एक होता है एग्जेम्प्ट ट्रांसफर्स जो फुली एग्जेम्प्ट होते हैं, एक होते हैं पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर्स, एक होते हैं चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर्स। ठीक है, फिर हमने डेथ की बात की, डेथ में भी हमने पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर्स को देखा और चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर्स को देखा। हमने उसमें टेपर रिलीफ की भी बात कर दी। फिर उसके बाद हमने डेथ ई स्टेट की बात की। बिल्कुल आखिरी और बड़ी आसान सी बात है कि देखो बहुत दफा ऐसा होता है कि जब एक इंसान की डेथ होती है तो उसके नाम पर एक घर होता है, रेजिडेंस होती है उसकी। ठीक है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं। तो कहा यह जाता है कि एन एडिशनल निल रेट बैंड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 175,000 इज अवेलेबल व्हेन कैलकुलेटिंग द आईएचटी ऑन द डेथ ई स्टेट वेयर अ रेजिडेंशियल हाउस व्हिच हैज बीन द डिसीज्ड रेजिडेंस इज इनहेरिटेड ऑन डेथ बाय द डिसीज्ड डायरेक्ट डिसेंडेंट्स। इस पूरी बात का मतलब ये है, अच्छा दिस इज नोन एज द रेजिडेंस निल रेट बैंड RNRB। देखो अगर एक इंसान की डेथ हो रही है, डेथ के टाइम पे उसके नाम पर एक ऐसा घर है जो उसकी मेन रेजिडेंस था और वो घर उसके मरने के बाद उसके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स का क्या मतलब है, उसकी बीवी, उसका शोहर या उसके बच्चों को जा रहा है, तो तब आपको एक एक्स्ट्रा निल रेट रेजिडेंस अमाउंट मिलती है जो कि 175,000 होती है। ये 175,000 आपने स्पेसिफिकली कहां से माइनस करना है, ये आपने स्पेसिफिकली जो है उस घर की वैल्यू में से माइनस किया जाता है। मैं दोबारा बताता हूं। देखो अगर एक बंदे के नाम पर एक घर है और उस घर की वैल्यू है 5 लाख, उस 5 लाख में से और वो जो घर है वो उस बंदे के मरने के बाद उसके बेटे के नाम जा रहा है, तो आपने उस घर की वैल्यू को 175 से रिड्यूस कर देना है, यानी 5 लाख में से आपने 175 माइनस करना है। तो ये जो रेजिडेंस निल रेट बैंड होगा ये सिर्फ कब अवेलेबल होता है, जब एक बंदे के पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो और वो उसकी अपनी रेजिडेंस प्रॉपर्टी हो। ठीक है, द RNRB अप्लाइज व्हेन, अच्छा ये कब अप्लाई होता है, जब आप डेथ ई स्टेट कैलकुलेट करते हैं, लाइफ टाइम पे आपने इसका कोई भी लेना देना नहीं होगा। ठीक है, और डेट ऑफ डेथ जो है वो 6 अप्रैल 2017 के बाद हो रही है। इससे पहले अगर उसकी डेथ हो रही है ना तो फिर ये रेजिडेंस अवेलेबल नहीं होगी। ये कब अवेलेबल होता है, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अवेलेबल होगा और ये डायरेक्ट डिसेंडेंट्स पे अवेलेबल होगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देख लो कि वो कहता है कि आपके एग्जाम के लिए जो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स है वो कौन होंगे, वो या तो उसके बच्चे होंगे या तो उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं। ठीक है, आइदर चिल्ड्रन आइदर ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे। In the text examination, a property that qualifies for the RNRB will always be referred to as a deceased main residence. Therefore, you should assume that the RNRB is not available if there is no mention of a main residence. यानी वो ये कह रहा है कि देखो क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये घर उसकी मेन रेजिडेंस है। अगर ये नहीं लिखा हुआ कि ये घर उसकी मेन रेजिडेंस है तो फिर आपने इसको इंक्लूड नहीं करना होगा। ठीक है, ये लोअर ऑफ मिलता है 175,000 या वैल्यू ऑफ द मेन रेजिडेंस। देखो कहता है कि अगर आपकी जो रेजिडेंस है ना उसकी वैल्यू ही 100,000 है तो फिर आपको 100,000 से ये एग्जाम्पशन मिलेगी, 175 पे तो एक्स्ट्रा एग्जाम्पशन मिल नहीं सकती। राइट, तो यानी आपको जो मैक्सिमम एग्जाम्पशन है वो कितनी मिलेगी, 175 की मिलेगी। अगर आपके घर की वैल्यू 175 से कम है तो फिर आपको आपके घर की वैल्यू के हिसाब से ही एग्जाम्पशन मिलेगी। अब ये एग्जाम्पशन कैसे मिलेगी ये इंशाल्लाह हम कल इसको कवर अप करके और फिर एक पूरी फुल फ्लेज इसकी एग्जांपल जो पूरी जो इनहेरिटेंस टेक्स्ट है उसकी एग्जांपल करके कल इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, चलिए यहां तक अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। चलें ठीक है, सी यू गाइस, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।